तो साइकोलॉजी की सभी जानकारी के लिए, एकदम सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का हमारा सिद्धांत है पारिस्थितिकीय सिद्धांत। पर्यावरण मनोविज्ञान का ये तीसरा सिद्धांत है, पारिस्थितिकीय सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी। कई बार एग्जाम में पारिस्थितिकीय सिद्धांत के नाम से क्वेश्चन ना पूछकर पूछ लिया जाता है कि बाकर के पर्यावरणीय सिद्धांत के बारे में बताएं या बाकर के पारिस्थितिकीय सिद्धांत के बारे में बताएं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको सेम आंसर लिखना है। अब बाकर ने पारिस्थितिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मनोविज्ञान में एक नई शाखा को जोड़ा। इससे पहले दो सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं और इनके जो सिद्धांत का उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी सिद्धांत आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इनके सिद्धांत का उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को जानना, ये इनके सिद्धांत का उद्देश्य था। और इन्होंने अध्ययन किया और अपने अध्ययन में ये चीज फाइंड आउट किया, ये चीज निकाला कि कोई पर्सन होता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समाज के नियमों का निर्धारण नहीं कर सकता है। वहां के समाज के जो नियम होते हैं वो वहां की भौतिक संरचना, वहां की सामाजिक संरचना और वहां के व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, इन चीजों के द्वारा निर्धारित होती हैं। और आप देखते ही हैं कि अलग अलग भौगोलिक संरचना में, अलग अलग सामाजिक संरचना में लोगों के व्यवहार में काफी ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। और वहां पर अगर आप रह रहे हैं तो आपको उसी समाज के अनुसार, वहां के नियमों के अनुसार ही रहना पड़ेगा। आप उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो ठंडे एरिया में जाकर रहना चाह रहा है, पहाड़ों पर जाकर रहना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि नहीं, मैं तो ये नियम बनाऊंगा कि यहाँ पर कोई गर्म कपड़े पहनेगा ही नहीं, मतलब कोई स्वेटर पहनेगा ही नहीं, जैकेट पहनेगा ही नहीं, तो ऐसे कहाँ पॉसिबल है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और बताया कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। व्यक्ति के व्यवहार को ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, B इक्वल टू P इंटू S इंटू I, जिसमें आपका B क्या हो गया, B है आपका व्यवहार। P की बात करें तो यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसे आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, भौतिक संरचना। S यानी सोशल स्ट्रक्चर, ऊपर यहाँ पर आप सामाजिक संरचना से इसको जोड़ सकते हैं। और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, I व्यक्तिगत विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो इन्होंने कहा पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया यहां तक? बाकर ने क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो समाज है उनके नियमों को अपने आप से नहीं निर्धारित कर सकता है। उसके लिए वहां की भौतिक संरचना, वहां की सामाजिक संरचना, वहां के व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषताएं, इन तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। और व्यक्ति का व्यवहार इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है। इसके बाद इस सिद्धांत में बाकर और उनके शिष्यों ने देखा कि उनके सिद्धांत का जो प्रमुख बिंदु था, इस सिद्धांत का उनका मुख्य बिंदु था व्यवहार नियोजन। व्यवहार नियोजन, अब व्यवहार नियोजन होता क्या है? तो व्यवहार नियोजन के से तात्पर्य एक विशिष्ट परिस्थिति या वातावरण के व्यक्ति का व्यवहार विन्यास कैसा होगा। यहाँ पर के नहीं, यहाँ पर में होगा, में कर देंगे इसको। एक विशिष्ट परिस्थिति या वातावरण में व्यक्ति का व्यवहार विन्यास कैसा होगा, इसको जानना ही, मतलब व्यक्ति के व्यवहार का स्ट्रक्चर क्या होगा, वही चीज
व्यवहार नियोजन कहलाती है। बाकर ने काफी अच्छा सिद्धांत दिया और उन्होंने यहाँ पर एक और पॉइंट को इंक्लूड किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या घनत्व को भी स्थान दिया। जनसंख्या घनत्व क्या होता है आप सभी जानते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के अनुपात में इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो जनसंख्या घनत्व के अनुपात में होने चाहिए, या इसका अपोजिट कहें तो प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, तभी वहां पर संतुलन की स्थिति आएगी। और इसके लिए बाकर और उनके सहयोगियों ने एक जंग संतुलन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट निकल कर आए: जनाभाव, जनाधिक्य और संपोषण न्यूनता। आपको नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि जनाभाव क्या है, जनाधिक्य क्या है और संपोषण न्यूनता क्या है। तो इसमें देखिए, जो पहला है आपका जनाभाव। जनाभाव एक असंतुलन की अवस्था है, असंतुलित अवस्था है, जिसमें जन का अभाव, जन मतलब जनता या जनसंख्या कह सकते हैं, मतलब जहां पर लोगों का अभाव है और प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। अब आपको लग रहा होगा कि ये गलत कैसे हो सकता है। तो ये गलत इस कंडीशन में है कि जब प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं, लोग कम हैं, तो लोगों को आसानी से हर चीज मिलती जा रही है ऐसी कंडीशन में। और फिर जब चीजें आसानी से मिलती हैं तो पर्सन काम नहीं करना चाहता है, परिश्रम करेगा ही नहीं, जिसका फिर उसके सोशल जो डेवलपमेंट है, उसकी सामाजिक उन्नति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक उन्नति पर, इसके साथ साथ उसकी जो व्यक्तिगत उन्नति है उस पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अपोजिट में देखें तो आता है जनाधिक्य। समझ ही गए होंगे, जनाधिक्य मतलब जिसमें जन अधिक हैं और प्राकृतिक संसाधन कम है, जो कि आज स्थिति बनती जा रही है। तभी चारों ओर देखें मारामारी हो रही है, एक दूसरे को नीचे खींच के खुद आगे जाने की कोशिश, और पर्यावरणीय संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं, उनका दोहन हो रहा है। तो ये भी एक असंतुलन की अवस्था है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय यह है, या तो आवश्यकताओं पर नियंत्रण किया जाए, और या फिर जो कृत्रिम संसाधन है उनका यूज किया जाए। जो सबसे सही अवस्था है वो है संपोषण न्यूनता। ये मतलब जनाभाव और जनाधिक्य के बीच की अवस्था है, क्योंकि जनाभाव और जनाधिक्य दोनों ही पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। और संपोषण न्यूनता में क्या है, न बहुत अधिक जनता है और पर्यावरणीय संसाधन कम है, और इसका अपोजिट भी नहीं है कि बहुत अधिक पर्यावरणीय संसाधन है और जनता बहुत कम है। मतलब दोनों एक समान मात्रा में है, संतुलन की स्थिति में है दोनों चीजें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो काफी अच्छा रहता है, और इसी को संपोषण न्यूनता नाम दिया गया। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें देखें, बताया जा रहा है कि जो पारिस्थितिकीय सिद्धांत भौतिक परिवेश के बीच व्यक्ति के व्यवहार विन्यास का मापन करता है। पारिस्थितिकीय सिद्धांत क्या करता है, भौतिक परिवेश के बीच, मतलब जो भौतिक वातावरण है उसके बीच व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, व्यक्ति के व्यवहार का विन्यास कैसा होगा, विन्यास मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, इन सब का मापन कहाँ पे होता है, पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अंदर होता है। इसके साथ साथ इसमें बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत पर्यावरण के मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है, जो कि आप ये पॉइंट 2 पर भी पढ़ चुके हैं। आगे देखें तो इसमें बताया गया है कि पारिस्थितिकीय सिद्धांत का उपयोग मानव कल्याण, योजना, महानगरों का नियोजन, डाकघर, सूचना केंद्रों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन करके व्यक्ति के व्यवहार पर इसके प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सामाजिक स्थिति में उसके परिवर्तन करके वो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, उनको भी जान सकते हैं। और यह सिद्धांत जन संतुलन के आधार पर
पारिस्थितिकीय संतुलन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। मतलब जनता और प्राकृतिक संसाधन दोनों एक संतुलन की अवस्था में बने, इसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पारिस्थितिकी सिद्धांत का क्या प्रभाव है? तो इसके प्रभाव को देखने के लिए यहाँ पर बाकर के प्रभाव को देखने के लिए वॉर्म, केयन्स और विकर ने एक शोध किया, और इस शोध में इन्होंने पाया कि जो सामाजिक स्थिति में अगर परिवर्तन किया जाए तो व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके लिए इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में जो सैंपल थे, जो प्रयोज्य थे, वो बहुत अधिक थे। एक ग्रुप में बहुत अधिक लोगों को रख दिया गया, दूसरे ग्रुप में क्या किया, बहुत कम लोगों को रखा गया, और तीसरे ग्रुप में सामान्य लोगों को रखा गया। सामान्य का मतलब है कि मतलब ग्रुप की जो संख्या थी वो बहुत अधिक ना थी और ना ही बहुत कम थी, एक सामान्य स्तर पर संख्या रखी गई उस ग्रुप में बच्चों की। और तीनों समूहों को दौड़ने वाला एक खेल खिलाया गया, मान लीजिए रेस करवाया गया तीनों समूहों का अलग अलग। तो उसमें यह देखा गया कि जिस समूह में सदस्यों की संख्या कम थी उनका निष्पादन श्रेष्ठ था, और उसी समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मतलब जहां पर सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, उस कंडीशन में उनका जो परफॉर्मेंस था वो लो हो गया। तो देखें यहाँ पर पता चल रहा है ना कि अगर आप सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने पर क्या होता है, लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि पारिस्थितिकीय सिद्धांत क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसका प्रभाव क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।